गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है जलवायु का। जलवायु के अंतर्गत हमने प्रीवियस वीडियो में अध्ययन किया शीत ऋतु के साथ ग्रीष्म ऋतु के कुछ बिंदुओं का। आज हमें ग्रीष्म ऋतु है उसके कुछ अन्य बिंदु है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके साथ आगे की जो हमारी ऋतु है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज बात आती है कि जो ग्रीष्म ऋतु में हमारे जो अन्य बिंदु महत्वपूर्ण रहे हुए थे उनके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि देश के उत्तरी भाग में तापमान में वृद्धि होती है। देश का जो उत्तरी भाग है, देश के जो उत्तरी राज्य हैं उनमें प्रमुख रूप से क्या है, तापमान में वृद्धि होती है। और ये तापमान में वृद्धि है ये कौन से ऋतु में होती है, कौन से समय में होती है? तो ध्यान रखना कि देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में यानी जो गर्मियों का समय होता है उस समय देश के उत्तरी भाग में तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और इस समय देश के उत्तरी भाग में गर्मी अधिक पड़ती है। बात आती है ग्रीष्म काल में वायुदाब है वो किस प्रकार का होता है, क्या वायुदाब बढ़ जाता है या वायुदाब में कमी आती है? तो ध्यान रखना ग्रीष्म काल के समय में जो वायुदाब है, वायु की जो गति है वो प्रमुख रूप से वायुदाब में कमी आ जाती है। वायु पर जो दबाव पड़ता है वो वायुमंडल के अंतर्गत उसमें क्या है, प्रमुखतः कमी देखने को मिलती है। बात आती है कम दाब का लंबवत क्षेत्र। कम दाब का जो लंबवत क्षेत्र है वो कहां से कहां तक उत्पन्न होता है? ध्यान रखना कि कम दाब का जो लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कहां से कहां तक होता है? तो ध्यान रखना उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व तक। कहां से? उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व तक, दक्षिण पूर्व में घटना और छोटे नागपुर पठार तक प्रमुखतः क्या है कि ये लंबवत उत्पन्न होता है। इसी प्रकार आगे बात आती है कि ग्रीष्म काल का प्रभावी लक्षण, ग्रीष्म काल का प्रभावी लक्षण या विशेषताएं क्या है? तो ध्यान रखना ग्रीष्म काल का जो प्रभावी लक्षण है वो है लू, जो गर्मी के समय प्रमुख रूप से ग्रीष्म काल में देखने को मिलती है और इसके विभिन्न प्रभाव है वो व्यक्ति के जीवन पे पड़ते हैं। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है लू क्या है? तो लू है धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती है। लू क्या होती है? धूल भरी और इसके साथ जो शुष्क पवनें हैं वो लू होती है, जिसके कारण क्या है कि प्रचंड तेज हवाएं चलती है और प्रचंड गर्मी के साथ बहुत ही तेज गति से इनकी गति रहती है, जिसके कारण क्या है कि इन लू की चपेट में जो मनुष्य, जो पशु पक्षी आ जाते हैं वो ठीक होने में उनको बहुत अधिक समय लग जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि जब लू का समय हो तो अपनी पूर्णतः सुरक्षा की जाए और दोपहर के समय में अधिक से अधिक जितना अपना बचाव हो सके उतना करना जरूरी होता है। लू क्या है? धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें होती है जो जनजीवन को उस समय व्यस्त करती है, मतलब प्रभावित कर देती है एक प्रकार से। बात आती है दिन के समय लू चलती है। दिन के समय जो प्रमुखतः लू चलती है वो प्रमुखतः कौन से भागों में चलती है? तो ध्यान रखना कि भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बन सकता है कि दिन के समय में लू चलती है, कहाँ चलती है, कौन से क्षेत्रों में चलती है? तो ध्यान रखना भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है वहां पे प्रमुखतः क्या है कि दिन के समय लू चलती है। हाँ, कुछ समय हम इन दिनों में ये भी देखने को मिलता है कि दिन के अलावा शाम को समय भी ये गर्म है वो हवाएं चलती रहती है। बात आती है उत्तर भारत में धूल भरी आंधियां आती है। जो उत्तर भारत है उसमें जो धूल भरी आंधियां आने का जो समय है यानी जो महीने हैं वो कौन कौन से हैं? यहाँ बात हम कर रहे हैं उत्तर भारत में धूल भरी जो आंधियां आती है वो कौन से महीनों में आती है? तो ध्यान रखना मई के महीने में ये धूल भरी आंधियां है ये आनी प्रारंभ हो जाती है और इसके कारण जनजीवन है अस्त व्यस्त है
प्रभावित है, प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। बात आती है धूल भरी आंधियों के कारण प्रमुखतः क्या तापमान बढ़ता है या घटता है। तो हम देखते हैं कि जब गर्मी अधिक होती है, सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है तो क्या है, गर्मी अधिक होती है। लेकिन जब ये धूल भरी आंधियां चलती है तो प्रमुखतः देखने को मिलता है कि इन धूल भरी आंधियों के चलने के कारण क्या है कि तापमान में कमी हो जाती है, क्योंकि ये आंधियां हैं ये तापमान को कम करने में प्रमुखतः सहायक होती है, क्योंकि इनमें क्या है कि हवा में नमी हो जाती है, शुष्क हो जाती है, जिस कारण क्या है तापमान में परिवर्तन आ जाता है इन धूल भरी आंधियों के कारण। बात आती है धूल भरी आंधियां प्रमुखतः अपने साथ क्या लाती है। जो धूल भरी आंधियां चलती है उनसे उस समय कुछ विशेष क्या है बदलाव देखने को मिलता है, और कुछ उस समय क्या है कि ठंडी समीर एवं हल्की वर्षा लाती है। जो धूल भरी आंधियां हैं वो कई बार क्या है अपने साथ ठंडी समीर यानी ठंडी हवा लेके आती है, और उस हवा के साथ साथ प्रमुखतः देखने को मिलता है कि हल्की वर्षा भी उस समय कुछ स्थानों पे देखने को मिलती है। तो यहाँ कुछ बातें स्पष्ट है कि धूल भरी आंधियां हैं ये प्रमुखतः उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भागों में क्षेत्रों में आती है। जब ये धूल भरी आंधियां आती है तो तापमान में कमी देखने को मिलती है, और कभी कभी क्या है ये अपने साथ धूल भरी आंधियां ठंडी हवा भी लाती है, और कुछ वर्षा भी इन धूल भरी आंधियों के कारण है वो प्रमुखतः देखने को मिलती है। बात आती है तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा होती है। कई बार देखते हैं कि जब हवाएं तेज चलती है तो उन हवाओं के तेज चलने के कारण क्या है कि तापमान में तो कमी आती है, लेकिन उसके साथ कुछ स्थानों पे बहुत अधिक तेज बारिश देखने को मिलती है, जिसको मूसलाधार वर्षा कहा जाता है, जो तेज गति से काफी समय तक होती है। ये प्रमुखतः क्या है कि इन हवाओं के साथ ही क्या है ये वर्षा प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। बात आती है वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इन्हें क्या कहा जाता है। ध्यान रखना कि प्रमुखतः कौन से महीने के संबंधित है ये, वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इनको एक विशेष नाम दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया है, तो ध्यान रखना काल वैशाखी कहते हैं। वैशाख के महीने में होने के कारण इनको पश्चिम बंगाल में प्रमुखतः किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना काल वैशाखी के नाम से इनको प्रमुखतः जाना जाता है। तो इस प्रकार कुछ बातें स्पष्ट है कि ग्रीष्म काल में क्या है कि एक तो प्रमुखतः तापमान अधिक रहता है, दूसरी बात है कुछ क्षेत्रों में क्या है कि लू चलती है। लू का संबंध किससे है, धूल भरी आंधियों से है प्रमुखतः, और इन धूल भरी आंधियों के कारण इनकी प्रमुख विशेषता ये होती है कि ये आंधियां तापमान में क्या है कमी करती है, और कभी कभी तो ये तक देखने को मिलता है कि जब तापमान कम हो जाता है तो वर्षा हो जाती है। और ये जो आंधियां हैं अपने साथ ठंडी समीर और वर्षा लेकर भी आती है, और प्रमुखतः कुछ स्थानों पे मूसलाधार वर्षा है वो भी प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। अब बात आती है कि ग्रीष्म ऋतु में कुछ क्या है कि मानसूनी वर्षा है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। तो बात आती है कि ग्रीष्म काल में ये जो मानसूनी वर्षा है ये प्रमुखतः कौन से स्थानों पे प्रमुख रूप से होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि ग्रीष्म ऋतु में पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु है उसमें पूर्व मानसूनी जो वर्षा होती है वो कहाँ पे होती है, तो ध्यान रखना प्रमुखतः बात आती है कर्नाटक एवं केरल में। ये दो बातें ध्यान रखना कि ग्रीष्म ऋतु में जो पूर्वी मानसूनी जो वर्षा होती है वो प्रमुखतः दो स्थानों पे होती है। ये दो स्थान कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना कर्नाटक और केरल में ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है। आगे बात आती है कि पूर्वी मानसूनी वर्षा के कारण प्रमुखतः कौन से फल को लाभ मिलता है और उसके पकने में सहायता मिलती है। तो ध्यान रखना प्रमुखतः बात आती है कि पूर्वी मानसूनी वर्षा के कारण आम जल्दी पक जाते हैं। किस वर्षा के कारण आम जल्दी पकते हैं, जब पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है उसके कारण प्रमुखतः क्या है आम जल्दी पक जाते हैं। और हमने बात की कि पूर्वी मानसून जो वर्षा है ये प्रमुखतः कहाँ देखने को ज़्यादा मिलती है, कर्नाटक और केरल में। और फलों का राजा जो आम है इसके पकने में
पूर्वी मानसूनी वर्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बात आती है पूर्वी मानसूनी वर्षा को कहा जाता है, पूर्वी मानसूनी वर्षा है, इसको एक अन्य नाम भी दिया गया है क्योंकि ये आम के पकने में सहायक होती है। आम के पकने में ये मदद करती है और आम जल्दी पक जाते हैं। इस कारण क्या है कि पूर्वी मानसूनी वर्षा को एक अन्य नाम भी दिया गया है, वो कहा जाता है आम्र वर्षा। कौन सी वर्षा? आम्र वर्षा, यानी आम के पकने में मदद होने के कारण, जल्दी पक जाने के कारण इस वर्षा को आम्र वर्षा भी प्रमुख रूप से कहा गया है। इस प्रकार जो अपने ग्रीष्म ऋतु है ये प्रमुखतः तापमान इसमें अधिक रहता है और जब उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भागों में जब लू वगैरह देखने को मिलती है तो क्या है कि तापमान बढ़ता है और घटता रहता है। और ये लू है, ये प्रमुखतः धूल भरी आंधियां वगैरह होती है, जिसके कारण क्या है कि तापमान में कमी देखने को भी मिलती है। और कभी कभी ये लू है अपने साथ वर्षा लेके आती है और कुछ जगह पे प्रमुखतः मूसलाधार वर्षा देखने को मिलती है। ग्रीष्म ऋतु में प्रमुखतः क्या है, दिन का तापमान है वो बहुत अधिक रहता है। जैसे जैसे शाम होती जाती है तापमान में कुछ कमी देखने को मिलती है, लेकिन कई बार क्या है कि ये धूल भरी आंधियां हैं, ये दिन के समय तो चलती है लेकिन शाम के समय भी कुछ समय तक ये चलती रहती है। आगे जो हमारी तीसरी ऋतु है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि हमारी तीसरी भारत की ऋतु कौन सी है? वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। प्रमुख रूप से हमने दो ऋतुओं के बारे में अध्ययन कर लिया है, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। अब हमारी तीसरी जो ऋतु आती है वो है वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु है? वर्षा ऋतु, जिसको अन्य नाम है एक, उस नाम से भी इसको जाना जाता है, वो है मानसून का आगमन। यानी मानसून है वो कब प्रवेश करती है, किस समय से उसकी स्थितियां रहती है और कब तक विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा पहुंच जाती है और वापस ये कब लौट जाती है। बात आती है जून के प्रारंभ में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। प्रमुखतः बात आती है कि जून के प्रारंभ में जो निम्न दाब की जो अवस्था है वो तीव्र किन क्षेत्रों में हो जाती है। तो ध्यान रखना कि जून के प्रारंभ यानी जून के प्रथम सप्ताह की बात करें हम, उस समय तक जो दाब की अवस्था है वो तीव्र हो जाती है। तो ध्यान रखना उत्तरी मैदानों में, उत्तरी जो मैदान है वहां पे प्रमुखतः दाब की अवस्था है वो तीव्र जून के प्रारंभ में देखने को मिलती है। बात आती है कि निम्न दाब की अवस्था है वो आकर्षित करती है। निम्न दाब की जो अवस्था है, जो स्थिति है, वो प्रमुखतः किसको आकर्षित करती है? तो ध्यान रखना कि दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को। किसको आकर्षित? निम्न दाब है वो किसको आकर्षित करता है? जो अपना दक्षिणी गोलार्ध है उसकी जो व्यापारिक पवनें हैं उसको प्रमुखतः क्या है कि निम्न दाब आकर्षित करता है। व्यापारिक पवनें वह पवनें होती है जो लगातार चलती है और उनमें प्रमुख रूप से क्या है, किसी प्रकार का परिवर्तन है वो सामान्यतः देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये प्रभावित करती है विभिन्न क्षेत्रों को, विभिन्न स्थानों को। बात आती है कि व्यापारिक पवनें हैं ये गुजरती है, यानी व्यापारिक पवनें हैं ये किस प्रकार से इस क्षेत्र में गुजरती है और इनका जो प्रस्थान है वो किस प्रकार से होता है। तो ध्यान रखना कि व्यापारिक पवनें गुजरती है गर्म महासागरों के ऊपर से। जब व्यापारिक पवनें ये जब प्रमुखतः गर्म महासागरों के ऊपर से गुजरती है तो इन पवनों में क्या है, कुछ नमी और शुष्कता आ जाती है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। बात आई कि व्यापारिक पवनें हैं वो कहाँ से गुजरती है? तो ध्यान रखना जो गर्म महासागर है उनके ऊपर से प्रमुखतः क्या है कि ये पवनें हैं वो गुजरती है। कौन सी पवनें? व्यापारिक पवनें। इसी प्रकार आगे बात आती है कि उत्तरी पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसून पवनें पहुंचती है, यानी उत्तरी पूर्वी भाग को छोड़ दिया जाए और प्रमुखतः अन्य स्थानों पे ये मानसून पवनें हैं ये पहुंचती है। तो ध्यान रखना एक महीने में देश के समस्त भाग में ये पवनें पहुंच जाती है। कौन सी पवनें? ये जो व्यापारिक पवनें होती है ये सिर्फ उत्तरी पूर्वी भाग में सिर्फ नहीं पहुंचती और देश के समस्त भाग में एक महीने में लगभग देश के समस्त स्थानों पे ये जो मानसूनी पवनें हैं ये पहुंच जाती है। मानसूनी पवनों का प्रमुख अर्थ होता है एक प्रकार से कहा जाए तो जिनके द्वारा प्रमुख रूप से क्या है कि वर्षा देखने को मिलती है। और वर्षा का जो ये आगमन है ये एक साथ नहीं होता, ये प्रमुखतः क्या है कि धीरे धीरे होता है। कुछ स्थानों पे मानसून जल्दी प्रवेश कर लेता है
और कुछ स्थानों पे मानसून को प्रवेश करने में अधिक समय लगता है। जो अधिक समय लगता है वहाँ क्या है कि मानसून प्रमुखतः कुछ समय अधिक देरी से पहुँचता है, इस कारण वहाँ मानसून का समय कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन प्रमुखतः जो ये पवनें हैं मानसूनी, ये विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करती है और उत्तरी पूर्वी भाग को छोड़ के शेष अगर बात करें हम देश की, तो शेष भाग में लगभग 1 महीने में ये मानसूनी पवनें हैं भारत में प्रवेश कर जाती है।